इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बुक्स को पढ़ा था एनसीईआरटी की 6 क्लास की, और मुझे उम्मीद है आप लोग बुक्स पढ़ चुके होंगे। मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला चीज़ होता है एनसीईआरटी में, वो होता है शब्दावली। शब्दावली मतलब अगर आपको वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो आप क्वेश्चन भी नहीं बना पाएंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए, वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस चीज़ पे फोकस होता है वो होता है वर्ड्स। अगर आपको वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे या क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिख पाएंगे। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत है। इसके आगे वाले चैप्टर से या नेक्स्ट जो क्लास का बुक है उसमें इससे ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जो भी है हम इसमें समझते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे संसाधन। संसाधन में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वो वस्तु जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक रूप से हम करते हैं। संसाधन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज, जैसे कि पहाड़ हुआ या नदी हुआ या वो कोई भी चीज़ जिसे मानव जाति इस्तेमाल करे। और याद रखिएगा, संसाधन संसाधन तभी कहलाता है जब मानव जाति उसे इस्तेमाल करती है। अगर कोई चीज़ है और मानव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। तो जो नेचुरल थिंग हो और नेचुरल से हम लोग नेचुरल रूप में लेते हैं, उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कि पानी नेचुरल थिंग है, लेकिन और आप उसको नेचुरल ही लेते हैं। आप पानी को कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे बाद में बनाएंगे, लेकिन आपको अगर पानी पीना है तो आप पानी को पानी की तरह लेंगे, तो उसे हम संसाधन कहते हैं। तो इसका आप देखिएगा, बहुत यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में आप देखिएगा इसका यूज़ किया जाता है, क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। या मानवीय संसाधन कहा जाता है, या पर्यावरणीय संसाधन, जिसको हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो हम लोग देख लिया जाएगा, टेंशन का बात नहीं है। हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे 6 to 12 एनसीईआरटी का। और दूसरा है जाति व्यवस्था असमानता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लाम धर्म में जाति नहीं होता, या जो क्रिश्चियन धर्म में उसमें भी जाति नहीं होती, लेकिन ये दो धर्म जैसे इंडिया में आए इनमें जाति असमानता आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म के कनेक्ट में आए। आप देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई धर्म है और ये कोई धर्म है, इनका कल्चर अलग है और इनका कल्चर अलग है, लेकिन अगर ये कहीं से, मान लीजिए इस्लाम है, ये ईरान से आते हैं और ईरान से ये इंडिया में आएंगे और यहाँ ये हिंदू से मिलेंगे। हिंदू से मिलने के बाद इनका जो धर्म होगा और इनका जो धर्म होगा वो मिक्स होके एक नया धर्म बनाएगा। वैसे ही इस्लाम जब इंडिया में आया और हिंदू धर्म से मिक्स हुआ तो उसने एक नया धर्म बनाया, और नया धर्म बनने की वजह से हिंदू धर्म में जाति प्रथा रही है, जिसकी वजह से इसमें भी जाति प्रथा आ गई। तो इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, सब में जाति प्रथा आ गई। तो हम देखेंगे कि जाति व्यवस्था समानता आज भी देख रहे हैं आप, आरक्षण के लिए हमेशा हल्ला होता है। कभी केंद्र सरकार करती है, कभी राज्य सरकार करती है। क्यों होता है? क्योंकि जातिगत तौर पे हम लोग बटे हुए हैं और हम लोग एक दूसरे को सम्मान, समानता या अधिकार नहीं देना चाहते। तो आप जाति व्यवस्था समानता देखेंगे हमारे समाज में, जो कि विविधता का ही एक रूप है। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विविधता। समाज की सामाजिक, आर्थिक, जातिगत, धार्मिक तथा भौगोलिक विषमताओं को विविधता कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग रूप, किसी भी चीज़ का अलग रूप होगा, विविधता होगा। जैसे कि हमारा कंट्री है, उसमें अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, बोलियाँ अलग अलग है। एक बिहार है, बिहार में ही देख लीजिए आप लोग, कितना हर स्टेट में अलग अलग है सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे विविधता। हाँ, इसमें इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला बात था वो था भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता को बताए ही थे आप लोगों को कि इंडिया के यहाँ पे लद्दाख है और यहाँ पे इस कॉर्नर पे केरल है। यहाँ पे समुद्री इलाका है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। इधर से इंडिया और चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर अटैच करता है। तो यहाँ की संस्कृति अलग है। कोई पहाड़ी इलाका होगा तो वहाँ बारिश नहीं होगी, और जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ खेती नहीं होगी। और जो समुद्र के पास है वहाँ बाढ़ आएंगे। आप हमेशा न्यूज़ में सुनेंगे कि केरल में बाढ़ आता है। तो जो समुद्र के पास है वहाँ बाढ़ आएगा तो खेती बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बाढ़ आती है तो ज़मीन उपजाऊ होती है, लेकिन केरल की ज़मीन कभी उपजाऊ नहीं होगी। तो ये हम लोग भौगोलिक परिस्थितियाँ देखेंगे। भौगोलिक परिस्थितियाँ में बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं इंडिया में, बहुत, हर क्षेत्र एक दूसरे से अलग है, हर प्रांत एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी खेती के लिए, कपड़ों के लिए हम सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इसके आगे हम पढ़ेंगे विविधता को कैसे समझें। भारत में विविधता का स्वरूप। भारत में विविधता का स्वरूप मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जातिगत हैं, धार्मिक हैं, भाषा पे हैं, हर तरह से हैं। तो हम भारत में विविधता के स्वरूप को ऐसे ही देखेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है।
जैसे यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया है कि दक्षिण में केरल है और वहीं उत्तर में लद्दाख है। दक्षिण पूर्व में केरल है और उत्तर में लद्दाख है। आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप चैप्टर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे विविधता में एकता। कुल मिला के आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 2 चीज़ मिलेगा। एक तो इंडिया का डाइवर्सिटी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है समझना। दूसरा है एक कि हम लोग डाइवर्सिटी के बाद भी एक कैसे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक दूसरे पे कपड़े के लिए, खाने के लिए, अनाज के लिए डिपेंड है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत में विविध धर्मों, जातियों, बोलियों, प्रांतों तथा प्रांतों का अलग अलग रूप है। इन अलग अलग रूपों को हम विविधता कहते हैं। इन विविधताओं के बावजूद भारत में एकता है, जो भारत की संस्कृति को और समाज को विशाल और समृद्ध बनाता है। यही चीज़ है कि अगर आप एक दूसरे पे डिपेंड है, तो जब आप किसी पे डिपेंड होंगे तो आप एक यूनिटी बनाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और जब हम एक यूनिटी बनाएंगे तो हमारे अंदर एकता आनी ही आनी है। नॉर्मल सी बात है, हम घर में रहते हैं, किसी घर में रहते हैं, हम 4 या 5 लोग रहते हैं। हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से का उम्र अलग होता है, हम एक दूसरे से शरीर की बनावट में अलग होते हैं, बोलियों में अलग होते हैं, व्यवहार में अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोगों में एकता होती है। हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। तो ये नॉर्मल सा चीज़ है। आप इसी घर वाले चीज़ को अपने देश में अप्लाई कीजिए, जो कि बहुत नॉर्मल सा लैंग्वेज है। हम देखते हैं कि अंग्रेज, अच्छा हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि जब फाइट हुआ था अंग्रेज के साथ, आए थे जब वो लोग, तो हम सब मिल के लड़े थे। सिख हो, मुस्लिम संप्रदाय हो या ईसाई संप्रदाय, हम सब मिल के लड़े थे। और एक ही गाना होता था, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रीय गीत होता था, या कोई भी गाना होता था, जलियांवाला बाग के बाद जो गाना गाया जाता था, भगत सिंह जो गाना गाते थे, वो एक गाना हर धर्म के लोग गाया करते थे, उसे पूरा इंडिया गाता था। यूनिटी के साथ हम लोग लड़ते थे। तो ये छोटा छोटा चीज़ है। आज का भारत, जहाँ राष्ट्रीय गीत तिरंगा, वो हमारी भावनाएं हमें जोड़ती हैं। तो हमारा राष्ट्रीय गीत हमें जोड़ता है, तिरंगा हमें जोड़ता है, भावनाएं हमें जोड़ती हैं। तो बहुत बस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस पे कि इसमें पीटी से कैसे क्वेश्चन आएंगे और मेन से, और ओके, आप पढ़ लीजिएगा। बात खत्म। थैंक यू।